बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तीन मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। टू स्टार्ट विद, पहला मौजू, पहली स्टोरी होगी, अब से कुछ देर पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान के कौमी असम्बली में बहुत ही गर्मा गर्म बहस हो रही थी। 100 बातों की एक बात ये इस वक्त घूम फिर कर बात एक ही सवाल के गिर्द आ रही है, जो कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत का रास्ता कोई खुलने का इम्कान है या नहीं है, ये मामला किस तरफ जा सकता है, और इससे जुड़े कुछ और सवालात। दूसरी स्टोरी में हम आपकी खिदमत मर्ज करेंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो क्या रहा है, आज़ाद कश्मीर में हुआ क्या, ये मसला है क्या, इस मसले का माजी क्या है, हाल क्या है और मुमकिन मुस्तकबिल क्या है। और जो हमारी तीसरी स्टोरी होगी वो बहुत एक्सक्लूसिव होगी कि जहाँ पर हम आपको एक ऐसी तालिब इल्म से आपकी बात करवाएंगे जो कि खुद गज़ा में रही, गज़ा से निकली, और समझ लीजिए पहली तालिबा है वो, उन्होंने सब कुछ खुद देखा अपनी आंखों से। इस वक्त वो मिस्र में है। ARY न्यूज़ ने प्रोग्राम 11th आवर ने उनसे कनेक्ट किया, आंखों देखा हाल वो अपना बताएंगी और उनके क्या तासुरात हैं गज़ा के मामले पर भी और पाकिस्तानियों से मुतालिक भी, वो सब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे, जैसे मैंने अर्ज़ किया, अपनी पहली स्टोरी से। ये तो क्लियर है आज एक बार फिर, अगर किसी को कोई अभाम था भी तो तहरीक इंसाफ बार बार इस अभाम को तो दूर कर रही है कि वो जो बात की गई थी अफवाज की जानिब से कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब PTI पहले भी ये बात बार बार कह चुकी है, आज की तारीख में भी। पहले सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि माफ़ी उसे मांगनी चाहिए जिसने ज़्यादती की हो, यानी हम माफ़ी हमसे एक्सपेक्ट ना करें कि माफ़ी मांगेंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे माफ़ी मांगी जाए। और ख़ुद बैरिस्टर गौहर साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, जो कि आज मिले हैं खान साहब से, उन्होंने भी इस मुतालिक क्या कहा मुलाकात के। अब हम असल आज के सवाल की तरफ आते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की बातचीत का कोई रास्ता खुलने का इम्कान है, नहीं है, मशरूत है या क्या है। इस हवाले से इससे पहले कि अपने मेहमान को मैं ज़हमत दूँ, जो कि हमारे साथ मौजूद है, जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ कोर्स मरकज़ी तर्जुमान की सी हैसियत है, जनाब रऊफ़ हसन साहब की, उन्हें बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उन्हीं का जो कल इस हवाले से दिया गया बयान था ARY न्यूज़ के शो में, वो आप पहले सुनिए कि उन्होंने बातचीत से मुताल्लिक क्या कहा। नवाज शरीफ साहब के पास है ही कुछ नहीं है, शहबाज शरीफ के साथ कुछ नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब के पास कुछ नहीं है, ये उनके टाउट्स हैं, उन्हीं के बिहाफ के ऊपर बात करते हैं। हमें पता है यही है, उनकी मैसेजिंग हो रही है, होती रहेगी और 2 महीने 4 महीने होती रहेगी। बात होगी उन्हीं से होगी जिनके साथ होनी चाहिए, जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, मैं कह दें। लेकिन फिर अभी 8 बजे असद कैसर साहब बैठे थे काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने यही बातचीत से मुताल्लिक और रऊफ साहब के इस बयान से मुताल्लिक उन्होंने ये कहा है, ये देखिएगा। आपकी पोजीशन क्या है, डायलॉग पे करना है, किससे करना है, ये तो पहली बार फैसला करके बता दें। इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि हाँ हम डायलॉग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम एक कंसल्टेशन कर रहे हैं आपस में, जो है ना, जब हमारे फोरम्स पे पॉलिटिकल कमेटी या CC या जो हमारे एलाइज और जो खान साहब से बात हो जाएगी तो हम फिर ऑफिशियल रिस्पॉन्ड देंगे उसके ऊपर। लेकिन रऊफ हसन साहब तो तर्जुमान है पार्टी के, तो ना उन्होंने कहा जी हम जो ताकत का सरचश्मा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ बातचीत करेंगे, तो ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं है आपकी? नहीं, ये देखिए, ये उसकी राय हो सकती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो हम देंगे, हम आपस में मशावरत करेंगे, तमाम जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जो हमारे एलाइज हैं, और खान साहब से मशावरत की प्रॉपर कंसल्टेशन करेंगे उसके ऊपर, इसके बाद कोई रिस्पांस करेंगे। जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। सलाम बदामी साहब, आप ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक जनाब, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये जो असद कैसर साहब का बयान, आई होप आपने भी सुन लिया होगा, जो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा, तो क्या हम ये अज्यूम करें कि एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिगार्डिंग मुज़ाकरात इज येट टू कम? अभी तक सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं जी, कैटेगोरिकली मैं डिनाई करता हूँ इस चीज़ को। ऊपर एक स्टेटेड पोजीशन है और वो चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से आई हुई है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज करते हैं, सवाए 3 पार्टीज के, जो हैं PMLN, पीपल्स पार्टी और MQMP। इसलिए इन 3 पार्टी से एंगेज नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं जो रात के अंधेरे में मैंडेट चुराया गया था। इसके अलावा हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। इसलिए नहीं
कि हम कोई डील सीख कर रहे हैं या उनके साथ कोई डील करेंगे, बल्कि उनके साथ इसलिए कि नंबर वन, वो ताकत का मंबा है, ताकत उनके पास है। उनके जो टोट्स एंड साइकोफेंट्स है जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स बन के गाड़ियों में लहराते फिर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। और दूसरा इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क से, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बदामी साहब, हम चाहते हैं कि 76 साल से जो घराना खेल इस मुल्क के साथ खेला जाता रहा है, जो एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेयर करती रही है पॉलिटिकल अफेयर्स में, ये और जिसने इस मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचाया है जहां हम आज खड़े हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। उनके साथ हमारी बातचीत का मकसद भी यही है कि हम उनको बावर करवाना चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है और एक रूल ऑफ लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो रोल है वो डिफाइंड है और रूल के मुताबिक आपको उसी कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट में आना है, मैंडेट उसी एम्बिट में आना है। ये सारा एक चंद सेंटेंसेस में मैंने जो पार्टी का बयानिया है वो बयान किया है। इसमें मेरी जाती राय शामिल नहीं है, क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ पार्टी के बिहाफ के ऊपर, इसलिए मैं वो चीज बयान करता हूँ जो पार्टी का बयानिया होता है, मेरा नहीं होता। यानी मैं आसान में समझ लूं कि जो आप कह रहे हैं दरअसल इमरान खान साहब कह रहे हैं, आप उनकी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। आज भी उन्होंने रीट्रेट किया, आज भी गौहर साहब की मुलाकात उनसे हुई है, आज भी उन्होंने इसको रीट्रेट किया है कि 3 पार्टीज के अलावा सबसे एंगेजमेंट होगी, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट। सो इसका मतलब शहरियार आफरीदी साहब का बयान हकीकत से ज्यादा करीब हुआ ना कि भाई हम बात करेंगे, हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, DGI से बात करेंगे, वो है बाइख्तियार लोग, उनसे उनके हाथ में सारी गेम है। Am I right? बदामी साहब, हर शख्स का अपना अपना तरीका होता है बयान करने का। मैं इसको ऐसे काउच करूंगा कि बातचीत होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि वो किसको नॉमिनेट करे, किससे बातचीत हो, पहले किससे हो, बाद में किससे हो। मैं उन बारीकियों में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो कि पर से इस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं। ठीक है। और इस इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए PTI ने अपने रेलेवेंट एक कमेटी बनाई हुई है जो कि 3 मेंबरान पर मुश्तमिल है। ये ठीक कह रहा हूं मैं? कमेटी नहीं है वो, 3 मेंबरान को इंडिविजुअली नॉमिनेट किया हुआ है, एम्पावर किया हुआ है खान साहब ने कि ये 3 लोगों से राब्ता किया जा सकता है। ये एम्पावर्ड हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को, एंगेज कर 3 लोग जो आपको पता होगा। शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब उमर अयूब साहब हैं और शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, और I'm sorry, I'm just, the third name is just skipping my mind right now. अभी याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। मेरे नाम से भी ये मेरे ज़हन से भी निकल गया तीसरा। अच्छा ठीक है, चले आपको याद आ जाए तो। One of those moments, one of those moments. No issues, बिल्कुल ठीक। और ताहाल इन तीनों से कोई राब्ता एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं हुआ है as we speak, right? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अगर मैं ये पूछूं कि आप लोगों ने क्या कोई राब्ता किया, तो आपका जवाब ये होगा कि हम कैसे इनिशिएट करें। हम ये ऐसे ही कि इसलिए आप लोगों ने भी इनिशिएट नहीं किया कि आप कैसे इनिशिएट करेंगे, किससे राब्ता करेंगे? ऐसे हम इनिशिएट कर सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन हमने नहीं किया अभी तक। कोई चीज उसके लिए आप क्या मीन यूज कर सकते हैं? हमारा ये कहना बदामी साहब कि हम तैयार थे, तैयार हैं और तैयार होंगे फ्यूचर में भी, ये एक इंडिकेशन है कि हम विलिंग हैं। हम चाहते हैं कि वो डायलॉग इनिशिएट हो ताकि मुल्क के मसाइल जो हैं उनका हल तलाश किया जा सके। गंभीर मसाइल हैं इस वक्त, गंभीर मसाइल। सो हो सकता है इन मसाइल के गंभीरपन का और संजीदगी का एहसास करते हुए देयर मे कम अ टाइम, से आफ्टर अ फ्यू डेज और अ फ्यू वीक्स, जब PTI खुद इनिशिएट करे। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं नहीं दे सकता, इन्विजिट नहीं कर सकता कि हालात किस तरफ जाएंगे, सवाए इसके कि हालात ख़राब हैं और ख़राबतर होते जा रहे हैं। लेकिन उसमें स्ट्रेस किसके ऊपर आएगा, किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा कि आगे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, कौन पहल करता है। बाहर सूरत जैसा भी हो, जब भी हो, ये डायलॉग जो है ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए, क्योंकि मुल्क के मसाइल जो हैं वो इस चीज़ के गमाजी हैं कि ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकती और नहीं करनी चाहिए। और सर, उस मुमकिन डायलॉग के लिए PTI का कोई प्री रिक्विजिट नंबर 1 या कोई कम से कम शर्त है कि साहब आप पहले ये करें तो बात होगी, या फिर ये कि कम से कम ये तो माने तो आगे फिर कोई भी बात हो सकती है, ऐसा कुछ है शराइत? दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई प्री कंडीशन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है और ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ,
इंगेजमेंट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जिसमें कि वो अपना जो केस है वो स्टेट कर सकते हैं, हम अपना केस जो कि मैंने काफ़ी हद तक आपको बता भी दिया है हम उसको स्टेट करेंगे। हमारी बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ हम अपने लिए बेनिफिट तलाश नहीं कर रहे। बदामी साहब, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने लगा हूँ। इसमें हमारा ज़ाती बेनिफिट उतना नहीं है जितना कि मुल्क का बेनिफिट है। हम चाहते हैं कि एक परमानेंट इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिसमें कि सियासी सरगर्मियां जो है वो पनप सकें, जिसमें जमहूरियत पनप सके, जिसमें देखिए establishment, let's face the facts. I'll be very candid, and I think it's important to know that people like us should be candid, क्योंकि मुल्क के मसाइल इसकी ये डिमांड करते हैं। देखिए, establishment has been kicking in the prime minister and kicking again. ये एक खासा रहा है। दो तरीके से उन्होंने इस मुल्क को कंट्रोल किया है, डायरेक्ट रूल के तहत जबकि मार्शल लॉस लगे हैं, और उसके बाद अपने करके मुल्क के ऊपर एज सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर्स। ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये फेल हो चुके हुए हैं। हम जिस नहज के ऊपर खड़े हैं वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है वो मुल्क में आए, और जेन्युइन डेमोक्रेसी की एक प्री रेक्विजिट है बदामी साहब, वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो खत्म होनी चाहिए कुल्लियतन, इन सपोर्ट ऑफ वन पार्टी और द अदर, अगेंस्ट वन पार्टी और द अदर। उनका कोई रोल नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेजिज करता है, ना रूल ऑफ लॉ इन्वेजिज करता है, ना ही ये मॉरली उनको इजाजत है इस चीज की। सो इस बात के ऊपर मेरा ख्याल है कि एट सम पॉइंट इन टाइम जब ये तीन पार्टीज भी अपना जो इन्होंने चुराया हुआ मैंडेट है उसको विकेट करती हैं या कोई और डेवलपमेंट होती है, तो मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको शायद ज्यादा सख्त पैराए में लिखा जाना चाहिए कि जो लोग अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से बाहर निकल के एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करने की कोशिश की जाएगी, उनकी बासपोर्स कैसे होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, मुझे पता है मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको ज्यादा एक्सप्लिसिट करना पड़े, शायद ज्यादा एक्सप्लिसिट करना पड़े। अच्छा, अब जब आप ये बात कर रहे हैं, एंड आई एम ग्लैड कि आप इतना कैंडिड अंदाज से बात कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि वाकई अगर निज़ाम को ठीक करना है तो सबको अपने अपने हिस्से का सच बोलने के बजाय पूरे का पूरा सच बोलना पड़ेगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको नहीं लगता वो कितना इंप्लीमेंट हुआ, नियत अभी उसमें नहीं जाता, मैं सिर्फ लेटर की बात करता हूँ, स्पिरिट भी छोड़ दे अभी। उस समत में एक अच्छा कदम था आपके ख्याल में, एग्जैक्टली उसी समय जिसकी आप बात कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थ्योरेटिकली स्पीकिंग क्या था, वो जो कुछ दो पार्टीज के दरमियान था। एक तो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि सिर्फ दो पार्टीज के दरमियान था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर होना है तो फिर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यकजा होना पड़ेगा और उसको साइन करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक ये भी क्लॉज थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एमक्यूएम के साथ बातचीत नहीं करेगी। आपको पता है कि उसके सिग्नेचर के विद इन डेज जो है उसके बाद बातचीत भी हो गई थी, उनको हुकूमत में इंडक्ट भी कर लिया गया था। तो एक ऐसा चार्टर जो कि वायलेट करने के लिए साइन किया जाए, मेरा ख्याल है कि हम उससे बहुत आगे आ चुके हुए हैं। और आज जो नीड है मुल्क की, आज जो नीड है हमारे लोगों की, वो एक जेन्युइन कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये 8 फरवरी के इलेक्शंस को जिस तरीके से चुराया गया है उसने हमें, इट हैज पुश्ड अस बैक। तो अब इस वक्त कैसे हम फिर इस जो गैप आया है उसको अबूर करने में कामयाब होते हैं और समथिंग लाइक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ बढ़ा जाता है, फ्रैंकली आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू प्रेडिक्ट दैट। करेक्ट। हाँ, वैसे मुझे याद पड़ता है, अगर मैं सही याद पड़ता है तो, कि एमक्यूएम वाली बात शायद लिखी नहीं थी, वर्बली कही गई थी, और पीपल्स पार्टी को शहरी रहमान साहब और रहमान मलिक साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में साथ नहीं है एमक्यूएम से, अगर मैं सही याद पड़ता है तो। लेकिन ये जरूर था कि कोई किसी आमिर से मुलाकातें नहीं करेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर बीबी साहिबा की वो अबू धाबी के महलात में मुशर्रफ साहब से मुलाकात की बातें आम हो गई थी। तो वो है। अच्छा, लेकिन चले सर, आप ये तो समझते हैं ना कि आज नहीं, मैं उन चीजों का ज़ाती फिटनेस भी हूँ, किसी दिन प्रोग्राम में बैठ के आपके साथ बात करूंगा उस फेज के बारे में भी। एनीवे, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, आप बात कीजिए। अच्छा, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग, राइट। वो मुझे तो याद है कि शेख रशीद साहब ने ये खबर ब्रेक की थी, और शेख साहब का बाद में हमें पता लगा कि अबू धाबी के उस महल में जो कोई चाय पिलाने वाला जो बंदा था वो पिंडी का था, और उसने शेख साहब को खबर दी थी कि जी यहाँ तो बीबी आई हुई है महल में, और वो सारा चल रहा है ये इस तरह की। खैर, इस पे कभी करेंगे तफसील से बात इस पे। लेकिन आप ये समझते हैं ना रऊफ साहब, कि तमाम तर सियासी इकाइयों को भी अगर वो पर्पज़ अचीव करना है जो कि आपने अभी कहा कि मुदाखलत ना हो, जो कि हो रही है, तो उसके लिए एक फरीक तो एस्टेब्लिशमेंट है, तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी कि वो ऐसा इकदाम करने से बाज रहें। दूसरी फरीक तमाम सियासी इकाइयाँ हैं, जिसमें आपकी मुखालिफ सियासी इकाइयाँ हैं जिनको आप चोर समझते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है जो आपका, लेकिन इस एक पॉइंट पे आपको और उनको भी मिलके बैठना पड़ेगा कि अगर वहाँ से कोई सपोर्ट आती भी है तो हम नहीं लेंगे।
तो ये पर्पस अचीव होगा। तो आपको या उनको भी मिलकर एक पेज पे बैठना पड़ेगा कि हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी किसी आने वाली सपोर्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। डू यू एग्री टू दैट? आइडियली स्पीकिंग आप बात सही कर रहे हैं बदामी साहब, मैं इसको नफी नहीं करूंगा इसकी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो एक इलेक्शन फ्रॉड के नतीजे में देखी जा रही है। एंड इट्स एब्सोल्युटली वाइटल कि वो इलेक्शन फ्रॉड जो है वो वकेट हो। अगर किसी वक्त वकेट होता है और ये पार्टीज जो हैं वो वॉलंटरली इसको वकेट कर देती हैं और एग्री कर जाती कि ठीक है हम नया एक इलेक्शन करवा लेते हैं 3 महीने में या 4 महीने में, जो कुछ भी है जैसा भी है, और ये कि जी उस इलेक्शन में जो जेन्युइनली जीतेगा उसको इक़्तिदार मिलेगा, व्हाटएवर अदर जो भी एक नतीजा निकले, तो थियोरेटिकली स्पीकिंग वो एक आइडियल सिचुएशन होगी जो कि आपने बताया, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फिर मिलके एक इक्वल ग्राउंड के ऊपर बात करके उसको मैकेनिज्म एक सेट करेंगी कि किस तरीके से हम ये इंश्योर करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रहे। मैं रीस्टेट करना चाहूंगा अपना ये ओपिनियन जो कि मैंने बारहा किया पिछले 10-15 दिनों में, कि बेसिक जो इशू है इस वक्त वो into Pakistan's politics। अगर वो ना इंटरफेरेंस करती तो आज इलेक्शन भी वैसे ना होता जैसा कि 8 फरवरी 9 फरवरी को हुआ है। आज वो इंटरफेरेंस ना करती तो शायद ये जो फ्रॉड हुआ इलेक्शन फ्रॉड ये कमिट ना होता। सो बहुत सारे मसाइल की एक हल जो हमें नजर आता है वो ये जी कि एस्टैब्लिशमेंट को हमने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखना है, और इसीलिए हम उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि हम तमाम लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की डोमेन में रह के अपना अपना रोल प्ले करें और मुल्क को आगे लेके चलें। अच्छा सर, इसको बस कंक्लूड करते हैं। हर हाल के साथ फिर एक माजी भी जुड़ा होता है ना, आपने अपना बड़ा वाज़ेह अंदाज में मौके बता दिया। तो ज़ाहिर है जब आप ये कहते हैं, सारी बात करते हैं, तो आपकी अपोजिशन या नाक़िदीन आप पर तनकीदें करते हैं कि भाई अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कल की बात थी जब पीटीआई इक़्तिदार में थी, और अभी इल्ज़ामात को छोड़ देते हैं, सिर्फ एतराफ़ात पे बात कर लेते हैं, जो कि बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल उस ज़माने में भी कितना था। मिसाल के तौर पर खान साहब ने खुद कहा, लाइव कहा कि जी हमें तो वोट डलवाने के लिए भी इत्तेहादियों को, फ़ौज को कहना पड़ता था कि यार आप ज़रा मेहरबानी करें। या आजकल की बहुत सारी गिरफ्तार, आजकल राना सनाउल्लाह साहब, उनकी गिरफ्तारियों के बारे में पीटीआई कहती है कि भाई हम नहीं थे, वो एस्टैब्लिशमेंट करवा रही थी। तो उस जमाने में उस वक्त की अपोजिशन भी ये कहती थी कि पीटीआई तो मोहरा है, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, इनसे क्यों बात करें। तो खान साहब रिकॉर्ड पर आकर कहते थे हंसते हुए कि यार आर्मी, अपोजिशन का काम क्या आर्मी चीफ से बात करना, ये किस तरह की लग़्व बात है। तो इस पर आपका जवाब ये कि आप उस बात पर कायम है, या आपका जवाब ये कि नहीं ठीक है, हर कोई वक्त के साथ सीखता है और ठीक है, वी हैव आल्सो लर्नड अ लेसन? जी बिल्कुल, मैं आपका जो लेटर कमेंट है मैं उसके साथ एग्री करता हूं कि जी वक्त, टाइम मेक्स यू वाइजर, एंड जो गलतियां होती हैं इंसान उनसे सीखता है। मेरा ख्याल है कि हमने जो चीज़ सीखी है, एक तो मैं ये अब मैं बड़ी मुअद्दबाना आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पीटीआई को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप एक पलड़े में ना डालें, इसलिए कि हमारे पीछे एक स्ट्रगल है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। हमने पीएमएलएन की तरह फौज की नर्सरी में आंखें नहीं खोली, ना हमने उनकी गोद में बैठ के परवरिश पाई है। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, एक जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रगल है जो कि पीटीआई को डिस्टिंग्विश करती है उनसे। बाहर सूरत मैं ज़्यादा नहीं इस मसले पे पढ़ना चाहता, लेकिन मैं फील करता हूँ कि मेरी पार्टी जो है वो काफ़ी तरीक़ों से बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट है, और ख़ासकर ये जो हमने पिछले 2 साल में जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल हम कर रहे हैं। खान साहब 9 महीने से जेल में हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खान साहब अगर बाहर आना चाहते तो आज से 8, साढ़े 8, पौने 9 महीने पहले बाहर आ सकते थे, क्योंकि वो बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है कि जी मैं बाहर नहीं आऊँगा और मैं अपने केसेस को लड़ूंगा, और जो मेरे प्रिंसिपल पोजीशंस मैंने लिए, लोग उसके साथ एग्री करें डिसएग्री करें वो एक डिफरेंट बात है, मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा। मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में, सियासी तारीख में इस किस्म की कमिटमेंट के साथ पोजीशन जो है वो किसी और पॉलिटिकल लीडर ने नहीं ली है। हमारे लीडर तो 2-2 महीने में, 1-1 महीने में, 10-10 दिन में भाग जाते थे, मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते थे और फिर नेगोशिएट करके वापस आ जाते थे। कम से कम हमारा लीडर जो है वो कायम है और वो कंसिस्टेंटली रिफ्यूज कर रहा है कि वो किसी किस्म की डील करेगा, और मतलब अपने अपने ऊपर ये इल्जामात जो हैं वो ख़त्म करवाने के लिए। और सर वो बस आज जो खबर आई कि खत लिखने वाले हैं आर्मी चीफ को इमरान खान साहब, इसके कुछ मंदरजात या कोई कंटेंट डिस्कस हुआ है आपसे, आपके इल्म में है?
आज तो मुझे खबर ही मिली है कि उनकी इंटेंशन है कि वो पहले भी एक दफ़ा बात निकली थी लास्ट वीक में, लेकिन आज कंफर्म हुई है कि हाँ वो ख़त लिखना चाहते हैं। ख़त वो खुद ही लिखते हैं बादामी साहब, उसके कंटेंट्स वगैरह सारे उनके पास होते हैं और वो अपनी सिग्नेचर से ही लास्ट जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा था वो भी अपने सिग्नेचर से उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मैं खुद साइन करूंगा, तो वो उन्होंने किया था उन्हीं की गाइडेंस के ऊपर, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। मैं शायद ड्राफ्ट कर दूं लेटर, अगर वो मुझे हुक्म देंगे तो मैं ड्राफ्ट कर दूंगा, मैं पहले करता रहा हूँ, लेकिन खत उनका अपना होता है, ख्यालात उनके अपने होते हैं और जो सारा नैरेटिव होता है वो भी उनका अपना होता है। बिल्कुल आखिरी सवाल, मैंने असद कैसर साहब के एक सवाल से आगाज़ किया जिसमें आपने कहा कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। उन्हीं के एक सवाल से इख्तिताम करता हूँ कि जब वो कहते हैं कि माफ़ी तो अपने बाप से भी नहीं मांगते हम, डज दैट रिफ्लेक्ट्स पीटीआई's पार्टी पॉलिसी इन दिस रिगार्ड? देखिए उन्होंने ये कहा था, मेरा ख्याल है कि आधा उनका बयान आप नशर करते हैं, मीडिया भी जरा कभी कभी इसी किस्म के काम करता अच्छा, है। वो क्या बताएं बताएं। उन्होंने कहा था कि जी मैं अपने माफी तो अपने बाप से भी नहीं मांगते, उनकी इज्जत करते, उनका एहतराम करते हैं। तो वो इट्स जस्ट वे ऑफ सेइंग इट, वो पश्तून आदमी है, पठान लोग हैं, तो उनका ये कहने का अपना तरीका होता है। हम पंजाबी लोग हैं, हम अपने तरीके से कहते हैं। तो वालिदैन के साथ लेकिन एहतराम, कंटेंट से आपका इत्तेफाक है कि माफ़ी वाला कोई सिलसिला नहीं है? नहीं माफी वाला नहीं जी। देखो मैं तो कई दफा अपनी प्रेशर में कह चुका हूँ जी, मुझे बताएं तो सही, सही। बल्कि मैंने उनको कहा है, मैंने उनको तकरीबन 13 साइट्स के लिए कि मैंने उन्हें कहा है कि यहाँ आपकी माफी मांगती है, 1971 की माफी मांगती है। भाई मांगे तो सही, जब मुल्क 2 लाख हुआ था, उससे बड़ा ब्लैक डे कोई हो सकता है? कोई ब्लैक डे सोच सकता है कि मुल्क का 54% 55% आपसे अलहदा हो जाए? उसकी माफी नहीं मांगी किसी ने। और भी बहुत कुछ है, छोड़ें, फिर बैठेंगे कभी। सो वेरी क्लियर अबाउट राइट सर, थैंक यू वेरी मच। रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हमसे बात कर रहे थे और कुछ चीज़ों के बारे में बड़ी उन्होंने वजाहत की। असद कैसर साहब ने अभी जो बयान दिया 8 बजे काशिफ भाई साहब के शो में कि जनाब पार्टी पॉलिसी आनी है, बयान आना है पार्टी का, इस हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है नहीं करनी, वो कहते हैं ये गलत है। पार्टी पॉलिसी वो है जो मैं दे चुका हूँ कि हम बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। इस हवाले से 3 लोग नामजद हो चुके हैं और उन तीनों को अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट से, ना ही हमने कोई राब्ता किया है। बगैर किसी शर्त, बगैर किसी प्री रिक्विजिट, बगैर किसी कंडीशन के हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। और क्या बात करना चाहते हैं वो भी उन्होंने बता दी कि आप सियासत से मुदाखलत ख़त्म करें और ये सारे का सारा। जरा क्विकली हम आगे बढ़ते हैं चूँकि वक्त का मुकाबला सख्त है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आप सब ने देखी, पिछले साल मई से एक सिलसिले का आगाज़ होता है, महंगाई, बिजली का बिल और ये सब किस्सा मुख्तसर है। ये दास्तान बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि आपने मनाजिर देखे, बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर, जलाओ, घेराव, मार कुटाई, शेल, हलाकतें। अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, चूंकि थोड़ी देर पहले खबर आई कि गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया, उनके मुतालबात मान लिए गए, फिर ये खबर आया कि मुतालबात मान लिए गए हैं, उसके बावजूद भी कशीदगी जारी है। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब क्या सूरत हाल है? अब्दुल माजिद खान साहब स्पोक्स पर्सन है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के, वो हमारे साथ हैं। सरदार रजा साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बादामी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि फिर मैं सरदार रजा साहब से पूछूंगा, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट, लेकिन आप बताइए कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुआहिदा पर इत्तेफाक हो गया है फरीकैन का आपने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया और उस मुआहिदे को दूसरी साइड ने भी मान लिया और उस पर इत्तेफाक हो गया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि खबरें आई कि मुआहिदे के बाद भी हंगामा रही जारी रही। बादामी साहब देखें, इसमें 2 बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि 2 इश्यूज़ थे, इसके 2 पार्ट्स थे। जब हमारे इनके साथ नेगोशिएशन फाइनल हुई थी, क्योंकि हमारी इनके साथ बड़ी मैराथन एक्सरसाइजेज हुई हैं, तो हमारा 10 निकात के ऊपर इनके साथ इत्तेफाक हुआ, फिर हमने इसको नोटिफाई किया। इसमें जो इनका एजेंडा आइटम नंबर 1 था, जब पहले हमसे इनका इत्तेफाक हुआ कि आप आटे के ऊपर टारगेटेड सब्सिडी दीजिए, तो हमने इससे इत्तेफाक किया, लेकिन थोड़े अरसे के बाद ये इससे डेविएट कर गए। फिर उसके बाद मुज़ाकरात चलते रहे और फिर तातल का शिकार हो गए। इस दौरान आपका पाकिस्तान का इलेक्शन आ गया और फिर केयर टेकर सेटअप आ गया। अब जो 2 चीज़ें थी बुनियादी जिसके ऊपर क्योस था, उसमें एक आटा था और एक सस्ती बिजली थी। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि अगर हम अपना इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 74 देखते हैं तो उसके शेड्यूल ए में फॉल करते हैं और शेड्यूल ए फेडरल सब्जेक्ट्स है। जब तक हमें फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर, क्योंकि इसमें अगर हम पैदावारी लागत के मुताबिक उनकी डिमांड को मीट करते हैं तो नेपरा भी आएगा, वापडा भी आएगा, वाटर डिवीज़न भी आएगा, फाइनेंस डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान भी आएगा और उनकी कैबिनेट भी आएगी और फिर आज़ाद कश्मीर के स्टेक होल्डर्स भी आएंगे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इनके साथ इन्होंने 30 अप्रैल को हमारे साथ दोबारा इनके मुज़ाकरात हुए, जो 11 मई की इनकी एक स्ट्राइक थी। लेकिन उसमें क्योंकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ अभी बातचीत होने जा रही थी, हमने इनके इश्यूज़ वहाँ पर टेकअप किए थे। इस दौरान इनकी स्ट्राइक हो गई और फिर वो स्ट्राइक थोड़ी सी
स्ट्राइक पुरअमन तरीके से हर एक शहरी का हक है, हमने उसको कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। बल्कि आपने देखा होगा कि सारे एपिसोड के दौरान पुलिस ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया, गवर्नमेंट ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक सेंसिटिव रीजन है और इसकी अपनी एक इम्प्लीकेशंस हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को मलूज़ खातर रखा। लेकिन आज क्योंकि जब ये एस्केलेशन हुई और लोगों ने मार्च शुरू किया, तो कल जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बुला लिया और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज़ाद कश्मीर की सारी जुमला लीडरशिप को और फेडरल कैबिनेट को बुलाया। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने 23 अरब रुपए हमें रिलीज़ किए। जो ही उन्होंने रिलीज़ किए, हमने बिजली का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आटे की सब्सिडी भी हमने उनके ख्वाहिशात के मुताबिक जारी कर दी। हम उम्मीद करते हैं कि अब इन सारे अवामिल के बाद अब एक ये सब कुछ का कॉल ऑफ करके इसको एक पीसफुल वे में दोबारा लेके आगे चलेंगे। यानी कॉल ऑफ अभी तक हुआ नहीं है, इसका मतलब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी उनके साथ क्योंकि उनकी डिमांड्स तो हमने मीट कर दी हैं। अब मेरा ख्याल है कोई जवाजियत पीछे रहती नहीं है ऐसी। जो उनके इश्यूज थे वो सब के सब एड्रेस हो गए। तो मेरा ख्याल है कि अब उनके नुमाइंदों के साथ भी हमारी कमेटी की बातचीत चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको किसी एमिकेबल वे में अब इसको कॉल ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसके बाद भी थोड़ा सा मुजफ्फराबाद के अंदर अभी सरदार रजा साहब आपको आखिरी जवाब उनकी तरफ से क्या है? आपने जब उनको कम्युनिकेट किया कि भाई ये सब हो गया है और 23 अरब का पैकेज भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो आपको आखिरी जवाब उनकी तरफ से क्या आया कि ठीक है हम शुक्रगुजार हैं या नहीं, हमारे तो और भी मुतालबात है? क्या जवाब आया? नहीं, उनकी कई मीडिया टॉक्स आई हैं और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया है। मैं समझता हूं कि उनकी यही दो मेजर डिमांड्स थी जो फेडरल से रिलेटेड थी, दोनों को आज नोटिफिकेशन करके इंश्योर कर दिया गया। तो फिर उन्होंने आपसे क्या कहा कि फिर वो मुजाहरा खत्म क्यों नहीं किया उन्होंने अभी तक? देखिए, शायद वो आज अपने क्योंकि उनकी कमेटी दोबारा बैठेगी और इन सारी चीज़ों को वो कह रहे थे कि हम नोटिफिकेशन को दोबारा देख के, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सारे सिस्टम को एमिकेबली किसी न किसी वे पॉसिबल वे में कॉल ऑफ कर लेंगे। ये कब तक होने का इम्कान है आपके ख्याल में? ये तो मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन उन तक पहुंच गए हैं और उन्होंने आपस में, क्योंकि अब तो ट्रेडर्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, सिर्फ ट्रेडर्स नहीं है। पहले तो इसमें सिर्फ ट्रेडर्स थे क्योंकि ट्रेडर्स की अपनी डिमांड थी। अब इसमें बाकी लोग भी शामिल हो गए हैं, कोई पॉलिटिकल लोग भी इसमें आ गए हैं, कोई नॉन पॉलिटिकल लोग भी इसमें आ गए हैं। मेरे ख्याल में शायद अब ये सारी की सारी ट्रेडर्स के हाथ में भी चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इसको अभी देख रही है चीज़ों को, और हमने तो अभी तक, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी कोशिश है कि चीज़ें जो है वो एक पीसफुल वे में आगे चले। कौन सा पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें शामिल हो गया है सर? पॉलिटिकल एलिमेंट, बादामी साहब, इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट की बात यह है कि इसमें अब वो एलिमेंट्स भी शामिल हो गए हैं जो हम सब नेशनलिस्ट थे, वो भी इसका एक पार्ट बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि ये एक पुरअमन तहरीक शुरू हुई थी लेकिन एक पुरतशद्दुद तहरीक में कन्वर्ट हुई। आपने इसमें देखा कि इसमें वेपन्स का भी इस्तेमाल हुआ। आपने देखा कि कुछ लोगों ने ग्रिड स्टेशन के ऊपर मुजफ्फराबाद पे भी कब्जा करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने हमारे डीएसपी की गाड़ी जलाई, एसी की गाड़ी जलाई। पुलिस के साथ इनकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई। एक हमारा सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। फिर उसके बाद जिस हद तक गवर्नमेंट रिस्ट्रेन कर सकती थी, गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा रिएक्टिव या ब्रूटल एक्ट नहीं किया जिससे ये तासर जाए कि हम किसी भी मूवमेंट को क्रश करना चाहते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। मैं जब बहुत शुक्रिया सर। सरदार रजा में जाते आप बताइए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या सूरत हाल है अमन अमान की वहाँ पर? जी बदामी साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल तो बेहतर हो चुकी है, लेकिन तकरीबन 3 से 4 घंटे कबल जो है काफ़ी यहाँ पे खतरनाक सूरत हाल थी और 3 अफराद की डेथ भी हुई है और तकरीबन 4 से 5 लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। तो काफ़ी इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक इस वजह से भी है कि आइंदा आने वाले दिन में जो है अब देखना है कि अवामी एक्शन कमेटी जिन्होंने आज इख्तिताम पजीर होना था और उनका माहिदा भी हो चुका था और बड़े अच्छे अंदाज में ये माहिदा हुआ और काफ़ी खुश थे सब लोग, और बहुत बड़ी तादाद इस वक्त साउथ से, रावलाकोट, बाग, मीरपुर, कोटली से जो लोग वो खुशी के अंदाज में मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं और अभी पहुंच भी रहे हैं। लेकिन आगे से ये एक नाखुशगवार वाकया हुआ जिसकी वजह से ये खुशी उनकी मान पड़ गई। अब देखना ये है कि कल उनका क्या लाएअमल होगा, कल वो क्या तय करेंगे। कल ये भी सुनने में है कि देखते हैं। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बस बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। उम्मीद है हालात बेहतर हो इंशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद आप फ़लस्तीन के हवाले से देखिए हमारा खुसूसी सेगमेंट।
खुश आमदेद। रूए ज़मीन पर इस वक्त इंसानियत का जो सबसे बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है वो ज़ाहिर है कि ग़ज़ा में है, और सारी सूरत हाल आपके सामने है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा किरदार मौजूद है जिन्होंने इस सारे मामले को आँखों से देखा है। वो तो हमने आपके सामने 2 दिन पहले भी पेश किया था, एक ऐसे डॉक्टर जो कि ग़ज़ा से होकर आए हैं जिन्होंने सब देखा है। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ देखा नहीं है बल्कि उस सब को सहा है। आप ग़ज़ा ही की रिहायशी हैं, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, बल्कि जब मैंने कहा कि सहा है तो वो यूं कि आपके खुद अपने भाई इसमें शहीद हुए, आपके भतीजे और भाभी की मैयतों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है, भतीजी को मलबे से ज़िंदा निकाल लिया गया। मैं बात कर रहा हूँ 20 साल हाला अब्दुल्ला शराफ। ये 20 साल खातून बच्ची हैं जो कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी ग़ज़ा में की तालबा थी और MBBS की तालबा थी। और मामला यूँ हुआ कि ये हमले के बाद इनका ख़ानदान पहले खान यूनुस मुंतकिल हुआ, उसके बाद रफ़ा के पनाह गुज़ीन कैंप में ये पहुँचे। 1 दिसंबर को उनके घर पर हमला हुआ, जिसके बाद ये सारी शहादतें हुई जिनका मैंने भी आपसे तज़किरा किया। इनकी जो यूनिवर्सिटी थी यानी कि ग़ज़ा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। और फिर 4 माह बाद सेव ग़ज़ा कैंपेन, जिसमें कुछ पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स भी हैं, किसी तरीके से उनसे इनका रब्ता हुआ, कनेक्शन हुआ, ग़ज़ा से इनको निकालने की फिर कोशिशें हुई। बिल आखिर अप्रैल के 3रे हफ्ते में ये इनका इनखला मुमकिन हो सका और ये पहुंची मिस्र में। अभी पासपोर्ट ना होने की वजह से फ़िलहाल मिस्र में मुकीम है। पासपोर्ट मिलने के बाद इनको पाकिस्तान लाया जाएगा, इसकी उम्मीद है। अल खिदमत फाउंडेशन इस हवाले से किरदार अदा कर रही है, तालीमी अखराजात उठाने की जिम्मेदारी भी ले रही है। ग़ज़ा से निकलने वाली ये पहली तालबा है और ज़ाहिर है हज़ारों तलबा और तालबात हैं जो कि ग़ज़ा में फंसी हुई हैं, इनके तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं और सब कुछ आपके सामने है। इनमें बहुत सारे तलबा और तालबात वो भी हैं जो ग़ज़ा से निकलना चाहते हैं लेकिन जंग की वजह से वहाँ फंसे हुए हैं, ज़ख्मी भी इनमें से बहुत सारे लोग, और डिप्लोमेटिक तरीके से इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था। हम बात करते हैं हाला अब्दुल्ला शराफ से, ज़ाहिर इसके लिए हम फिर अंग्रेज़ी का सहारा लेंगे। हाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you very much for your time. I'm really thankful on behalf of all my viewers and all the people in Pakistan. And so you are in Egypt right now? Yes, I'm in Egypt now. Right. So to start with, if I can ask you, when all this started, you were very much in Gaza? Yes, I was in the north of Gaza. I stayed there in the north of Gaza about 2 months. And then I started to, I thought that I have to evacuate now to the south, as I thought that the south is a safe place, but you know that no safe place is in Gaza. So what have you seen with your own eyes? Because of course we are witnessing all this on television screens, but since you were very much there when it all happened, luckily later on you were able to evacuate, but what did you see there? Yes, literally I was seeing death every night or every day. I was seeing that because staying there in the north, bombings, the murders, you see murders in the street, you know. So really, these 2 months in the north, I saw that and was every day saying that today I will die, today I will get murdered. Because what was happening, not just in the north of Gaza, they also bombed the middle of Gaza and bombed Rafah, Khan Yunis, all Gaza Strip. So just there, I was seeing death. And even the hospitals were not spared, right? It is not safe. I told you that no place is safe inside Gaza Strip. Like, my brother is a nurse. He was a nurse and he got murdered. He's a nurse. He was working in the hospital in the north of Gaza and he got murdered. So no place is safe inside Gaza. And you're not talking about a mosque or university or a hospital. Every place, every building, everyone is targeted in Gaza Strip. I knew about your brother, that you lost your brother in all this, but I didn't know that he was a nurse. So I'm so sorry to ask. He was a nurse. He was doing his job. He was doing just to help. He stayed there in the north. He didn't want to evacuate. He got murdered in the north. We were in the south. So he didn't want to evacuate because he didn't want to leave the injured. He wanted just to stay at his job, and really, he stayed at his job till the last moment of his life. No, so like when he was martyred, he was in the hospital when the incident happened? They actually, when they invaded an Indonesian hospital, they him and he got tortured by the Israeli army.
Not just him, also the doctors and the other nurses. And then they bombed the home, and he got murdered with his wife and his son. The whole family disappeared. Oh, and I'm so sorry to ask this question, but I really want people to know. So how old was your brother? He was 33 years old. And I heard that a few of other relatives of yours were also affected. I actually lost many of my family. They are murdered, and some of them are under the rubble until this moment. You know, yani we didn't bury them. They are under the rubble until now. So I know living in Gaza is I sometimes tell myself that it's a miracle that I'm staying alive, and I'm alive until now. I'm now in Egypt. It's like a dream. What happened? I was a normal medical student in Gaza Strip. I was going to university, doing my exercises, going to take some courses and these things. I was working on myself. And then suddenly the 7th of October came and everything changed. Since that moment, everything changed. And then alhamdulillah, I lost a lot. I lost my university, my home, everything, my stuff. You know, I came here in Egypt, I have nothing. You know, I have to start from zero. And it's not just me. All the people from Gaza Strip, we're gonna start from zero, you know? And I can say that especially the students. Look, I'm a medical student in my second year, and now I'm gonna start from the first year in Egypt. So why we have to do that? We always start from zero. You know, the suffering is really large about the students and about the whole Gaza Strip people. And tell me, I would later on, just in a few minutes, I'll ask you how you managed to evacuate and what are your future plans and how many more students like you really want to evacuate, but they're not able to do that. But before that, I want to know that, because again, these are all the news which we have been listening or witnessing from camera. But is it correct that there's a serious level of humanitarian crisis there as well, apart from the people who are being martyred or being affected by being bombed? But there is humanitarian crisis in the sense that there are no washroom facilities, there are, people are hungry, people are thirsty, they don't have access to clean drinking water. You have witnessed all that as well? Look, you're saying all of that because you saw media, you follow the news, but I'm Correct. telling you, I'm from Gaza. I survived. Look, I survived physically. My body is here in Egypt, but my mind and my heart is still in Gaza Strip. I'm still thinking. I'm also following the news, but really, what you see, what you watch in the news is just 1% from the reality. Seriously. Because the reality is very, very, very hard. You're talking about lack in food, in clean water, on access to medication. So injured people die, you know? Injured people in Gaza, they don't get treatment, so they die. No treatment in Gaza, no medicines. Oh, and so you're actually saying that what we can feel through the eyes of camera is actually 1% of what actually is going on there. Because there are many people who are just injured, they are waiting to be treated, they are not treated, they are in pain continuously and they die in that condition, waiting for any medical help. Yes, you're talking about more than 2 million people. They had normal life, they had jobs, they had homes, universities, they were living their life normally, and then all of that disappeared. All the families lost everything, lost the job, the home, and also the members of the family. And we're talking about buildings and these things. These, okay, they can be rebuilt again. We're going to take years and decades maybe. True. But again, it will be rebuilt. But you're talking about souls, or you're talking about humans. So how our human or our people, our families will back to us. So it's impossible, you know that. So what is happening in Gaza Strip, really, I always tell all the people that focus on Gaza Strip, don't forget Gaza Strip, because Gaza needs you. Gaza really, all the people in Gaza Strip need you.
You have to talk, you have to tell, you have to share what is happening in Gaza, because the genocide is still continuing. Look, occupation need the people to forget what is happening in Gaza, but people still continue sharing, continue protesting these things just to show the world that what Gaza is going through and what is happening in Gaza. So we're talking about more than 40,000 murders. We're talking about 40,000 alive souls. All of them had families, all of them had homes and had beautiful lives. And then all of that disappeared. Yeah, so you can't imagine. I can just tell you that one sentence, you can't imagine what is happening in Gaza Strip. That's why I always tell that don't forget Gaza, because Gaza needs you. Yeah, so Gaza needs you. We literally heard Yes. that people who were financially so well off that they were very much capable of taking care of their daily needs, now they are in the queue waiting for someone to serve them food so that they can eat and stay alive, so that they can get something to feed their children and the children can stay alive. So it means that Actually, about talking that delivering food, delivering aids in Gaza Strip, I was working, and until now I'm working now in Egypt. I'm the coordinator of Al Khidmat now in Egypt. And in Gaza Strip, I was working with them. I was delivering the aids and the food, al-iftar in Shahr Ramadan. And we're, alhamdulillah, trying to help as many as we can. And but we're helping, we're doing a lot on al-khidmat to the people. But we still say to the world that people still want help, still need more help. They need more help. Not just food or water. They want just to be comfortable that their voice is heard by the people. And so people would like to know, if that does not include any sensitivity, how were you or other of your friends able to evacuate from Gaza to Egypt? Is it that easy? It is actually a hard process. Some of them got rejected. Some of them have to pay so much money. And it is really hard to evacuate from Gaza. And it needs time. It needs more than 1 month to evacuate, you know. So, but most of us, we found that Gaza is no longer available for living. Like for me as a medical student, my whole life, I can tell you that depends on the studying, right? I'm a medical student. I have to become a doctor as I want to be. So the university is bombed. So now Gaza is no longer available for living. My dream is fading away in front of me. So I decided that I have to begin again. I don't want just to stay in Gaza. See, my dream is fading away in front of me. No, I have to work. I have to also get my dream, to see my dream as a reality. And also in that way, I have to help also more and more. So I have also to help more and more. Yani, I was in Gaza. I was searching. I have to begin a new chapter in my life. I have to begin studying medicine. I have to start, okay? But at the same time, I wanted also to help others. I wanted to help other students. So I'm now in Egypt, and until now, I'm searching for any opportunities, any scholarships that can be given to the students. you intend to travel to Pakistan as well. Is that in your plans? In your plan? Yes. It's actually it's the highest thing in my plan in the future. Look, my plan will be damaged in Gaza. So now in Egypt, I put a new plan. And inshallah, I will visit Pakistan because it's my honor to meet Pakistani people. You're very kind and you're supporting us. A huge support, really. What you're doing, that you're protesting, you're sending aids, you help us. So really, what you're doing is appreciated. Right. So it's my honor to visit Pakistan. Inshallah, I will. Inshallah, I hope to see you soon here, inshallah. And when you come here, I would love to meet you, inshallah. So rest of your family, they're all in Gaza? Yes, they're in Gaza. Yeah, they're in Rafah. And look, yani, my sister's husband got murdered, and we have so many murders. So
all my family are together. You said They not can't only your just- brother, but your sister's husband was also martyred. Yes, and her son. Oh, And her his son son- where were you So, exactly when your brother got martyred? Where were you I when you was in heard this Khan news? Yunis. I remember. I remember every second when I heard about his death. I remember everything. I remember how I reacted, how I didn't believe. I didn't believe the news. I was calling my uncles and everyone in Gaza, please tell me that he's not murdered. Please tell me that he's alive, or maybe he's injured. Can you check if his pulse is it right? Is it okay? Is he okay? And they said, عظم الله أجركم. I can't forget that sentence when my uncle told me that. عظم الله أجركم. Your brother Abdullah is murdered with his wife and his son. Were you able to attend the funeral, the last ceremonies of him? No, I was in the south. I was in Khan Yunis and he was in the north of Gaza. I couldn't go to the north. Oh, so it was practically not possible to move from one part of Gaza to another to attend the funeral. It was We can't. Actually, the occupation built a street from the east to the west in the middle of Gaza to prevent the citizens to go to their homes in the north. They don't want us to go back home. They want us to live in tents. They want us to be in need. They need that. So where was he buried, and who buried him? They want to make us suffering more and more. They want the Palestinians. Okay, you're Palestinian, just suffer. We want you to suffer. We want you just to need everything, to need your basic needs, like the basic needs. You're talking about education. I'm telling you that the education, the food, the water. These are the basic needs. These are my rights. You know. So I'm just 20 years old, medical student, and I can't continue my dream. I can't continue my studying in Gaza. So it's not just, it's a very, very big problem. And I'm telling you about the education. I'm telling you not just a case of me. I'm telling you, and I'm saying about me, about all the students, every college in my university and all the universities in Gaza Strip, because all of them are bombed now. So again, I'm so sorry that I'm asking this question, but I really want to know, and I really want people to know what you people are going through. And as I talk more, I get an idea of what you are going through. When you were not able to attend the last ceremonies of your brother, then where was he buried? Who buried him? How did all that happen? My uncle. My uncle buried him in the north. He was the only one. He was the only one from the family. Yeah, he was in the north, so he buried him. He took his body and he buried him, and he told us that, Abdullah, alhamdulillah, we buried him. But his wife and his son, they are until now under the rubble. Oh, so their remainings could not be found till date. Yes, they didn't find the bodies, and they couldn't. They saw the body of my brother's son, but they couldn't take the body from under the rubble. Oh, they saw it, but they couldn't take it out because of all the debris and all that. I'm so sorry for your loss, for your personal loss, and may Allah grant them Jannah, inshallah. And we all pray and hope that it gets better. Thank you so very much, Hala Abdullah, and I really hope and wish to see you very soon in Pakistan, inshallah. People of Pakistan would love to welcome you. As I told you that I'm now here in Egypt, and I started a new chapter in my life. I didn't forget my people. We Palestinians don't give up. We Palestinians don't give up. When we have a dream, when we have a goal, we work very hard to get it. Thank you very much, Hala Abdullah. I'm really grateful once again. नाज़रीन, आपने एक ऐसी खातून, ऐसी लड़की जो कि खुद रही है गज़ा में, जिन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ सहा है, उनकी गुफ्तगू सुनी और उनके अपने अल्फाज में कि जो कुछ हम कैमरे की आंख से देख रहे हैं वो दरअसल 1% भी नहीं है उसका जो गज़ा में दरअसल हो रहा है. हमें ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को
पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन को रहने के लिए एक ज़्यादा पुरअमन जगह बनाए इंशाअल्लाह, और हम सब इस हवाले से अपने अपने हिस्से की शमा जला सकें। ज़िंदगी सेहत रही तो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। खुसूसी दुआओं की सबसे गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।